अस्सलाम वालेकुम क्लास, पेज नंबर 227 पे आए। हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, आज हम उसी को ही रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने ये बात की थी कि जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो इस बात का सबूत है कि वाकई एवोल्यूशन का अमल हुआ है। ठीक है, उसमें हमने जो पहला एविडेंस देखा था वो बायोजियोग्राफी का था। अब बायोजियोग्राफी क्या है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है, या अर्थ के ऊपर जो स्पीसीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब बायोजियोग्राफी का जो आइडिया है वो फर्स्ट टाइम डार्विन ने जब एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था तो उसमें उसने यूज़ किया था। जैसे कि अब आइलैंड उसने देखे थे तो उसमें उसने देखा था कि उसमें बहुत सी मुख्तलिफ़ इक़साम की प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज़ मौजूद हैं जो कि ऑल दो एंडेमिक है या लोकल हैं, लेकिन वो अपनी नियरेस्ट मेन लैंड या नेबरिंग आइलैंड से मिलती जुलती हैं। इसी तरह की हमें जो आज के दौर में जो एग्जांपल मिलती है वो आर्माडेलोस की है, जो कि आर्मर्ड मैमल्स हैं। ये सिर्फ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो आज के दौर के जो आर्माडेलोस हैं वो ये शो करते हैं कि ये मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स हैं उन एंसेस्टर्स के जो कि इन कॉन्टिनेंट्स पे पहले मौजूद थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें कंफर्म करती है कि वाकई एवोल्यूशन हुई है। ऑल दो एवोल्यूशन जो है उससे जो ऑर्गेनिजम्स अब मौजूद हैं वो मॉडिफाइड हो चुके हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, लेकिन इनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, जैसे आर्माडेलो जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, इस कॉन्टिनेंट में पहले इनके एंसेस्टर्स एग्जिस्ट करते थे, जो बाद में फिर चेंज आता गया इन्वायरमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट उन एंसेस्टर्स में चेंज आया और चेंज आने की वजह से वो एक नई स्पीसीज़ जो है वो बन गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड की। अब फॉसिल रिकॉर्ड जो है ये हमें विजुअल रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। अब आपको जो एविडेंसेस मिल रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी से, वो प्रोकैरियोट्स को तमाम लाइफ का एंसेस्टर्स करार देते हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आता है ना, तो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया ने तमाम लाइफ को स्टार्ट किया है। यूकैरियोटिक लाइफ का जो आगाज़ हुआ है वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट से हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो ओल्डेस्ट फॉसिल्स हमें मिल रहे हैं वो प्रोकैरियोट्स के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो डाइवर्सिटी आज आपको नज़र आ रही है आप उसको ट्रेस बैक करके लेके जाएँ तो वो किससे स्टार्ट हुई है? प्रोकैरियोट से या बैक्टीरिया से। अब अगर आप वर्टिब्रेट एवोल्यूशन देखें तो उसमें आपको डिफरेंट क्लासेस वर्टिब्रेट एनिमल्स की फॉसिल रिकॉर्ड में नज़र आती हैं। इसका मतलब है कि जो वर्टिब्रेट्स का आगाज़ हुआ है वो जो आगाज़ हुआ है वो फिशेस से हुआ है। उसके बाद फिर आपको एम्फीबियंस मिलेंगे और एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स और मैमल्स। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में भी एवोल्यूशन का अमल हुआ, क्योंकि हमें जो सबसे पुराने फॉसिल्स वर्टिब्रेट में मिलते हैं वो किसके हैं? फिशेस के। फिर इसी तरह से अगर हम हॉर्स को देखें तो उसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन, हॉर्स में भी एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि जो पुराने हॉर्स थे वो और किस्म के थे और जो मॉडर्न हॉर्स हैं वो और किस्म के हैं। इसका मतलब है कि एंसेस्टर्स थे, ये जो आज के दौर के हॉर्स हैं इनके एंसेस्टर्स पहले मौजूद थे, लेकिन बाद में फिर वो मॉडिफाई होते गए तो आपको मॉडर्न हॉर्स नज़र आता है। तो एवोल्यूशन का अमल हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटमी की। अब एनाटमी क्या होती है कि बॉडी पार्ट्स को जो हम स्टडी करते हैं, अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के या डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स को अगर हम स्टडी करके कंपेयर करेंगे तो दैट विल बी कंपैरेटिव एनाटमी। अब कंपैरेटिव एनाटमी की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि वाकई एवोल्यूशन का अमल हुआ है। जैसे कि आपको 4 लिम्स अगर आप देखें ह्यूमन की, कैट्स, वेल्स, बैट्स या बाकी मैमल्स की, तो उनमें जो स्केलेटन, जो उनका स्ट्रक्चरल पैटर्न है या उनके अंदर जो स्केलेटल एलिमेंट्स हैं वो सबके सेम होंगे, ऑल दो उनके फंक्शन सबके डिफरेंट हैं। अब ये जो इनकी 4 लिम्स में जो सिमिलैरिटी है वो किस बेस पे है? हम ये कह सकते हैं कि ये हम कि एवोल्यूशन का अमल हुआ है। ये तमाम के तमाम मैमल्स जो हैं ये डिसेंडेंट्स हैं किसी एक एंसेस्टर्स के। ठीक है, जो हमें आर्म्स, विंग्स, फ्लिपर्स, 4 लेग्स डिफरेंट मैमल्स के नज़र आ रहे हैं, इनमें जो आपको स्केलेटल सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी वो बेसिकली इसी वजह से हैं कि इनका जो एनाटॉमिकल थीम है वो कॉमन है किसी एक एंसेस्टर की वजह से। ऑल दो उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। ठीक है, उनके फंक्शंस डाइवर्जेंट हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो सेम है। तो ये जो ये स्ट्रक्चर्स में जो सिमिलैरिटी होती है वो किस कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से जो हो उसको हम क्या कहते हैं? होमोलॉजी। और ऐसे एनाटॉमिकल साइंस को या ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। अब अगर आप येलो बॉक्स देखें तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स जो होते हैं ये
फंक्शनली जो डिफरेंट हों लेकिन स्ट्रक्चरली अलाइक हों, मतलब स्ट्रक्चर इनका सेम हो ऑल दो इनके फंक्शन डिफरेंट हों, तो इनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहेंगे। जैसे कि 4 लिम्स मैन की, बैट, हॉर्स, व्हेल, इन सब की। ये किसकी एग्जांपल है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। अब एनालॉगस ऑर्गन्स इसके मुकाबले में वो क्या होते हैं कि ये फंक्शनली सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है। जैसे विंग्स हैं बैट्स के, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह के। और ये किसकी एग्जांपल है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। अब कंपैरेटिव एनाटमी हमें ये बताती है कि एवोल्यूशन जो है ये इस तरह का अमल है जिसमें एंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक एंसेस्टर्स में किसी एक तरह से काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब इनको न्यू फंक्शंस मिलते हैं तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं। मतलब अगर एंसेस्टर में इनका एक फंक्शन है तो डिसेंडेंट्स में इनका कोई और फंक्शन होगा। जैसे आपको फ्लारल पार्ट्स नज़र आते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, ये सारे होमोलगस होते हैं क्योंकि ये लीव से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, लीव से जो है ये सेपल भी बन रही है, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होमोलोगस हैं। इनका फंक्शन जो है ये डिफरेंट हो सकता है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल पैटर्न सेम है, मतलब लीफ से ही ये इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बेस पे भी हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल थे लेकिन अब जो हैं ये डिसेंडेंट्स में इनका कोई ख़ास काम नहीं रहा। ये रूडिमेंट्री हैं। रूडिमेंट्री का मतलब होता है ये अब समझ लें बाकियात हैं या नॉन फंक्शनल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अपेंडिक्स ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनमें ये फंक्शनल थी लेकिन अब ह्यूमन बींग्स में ये फंक्शनल नहीं है। ये रेमोनेंट्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स के जिनके एंसेस्टर्स में इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं लेकिन अब उनका कोई ख़ास काम नहीं रहा। इसमें आपको वेल्स और स्नेक की जो वेस्टेजेस नज़र आते हैं, वेस्टेजेस मीन बाकियात, पेल्विस या लेग बोन्स के जो एंसेस्टर्स थे वो वॉकिंग एंसेस्टर्स थे ना, उनमें जो पेल्विस और लेग बोन्स थी वो प्रॉपरली मौजूद थी, तभी तो वो वॉक कर सकते थे। लेकिन आज के दौर की जो वेल्स हैं या आप स्नेक्स देखें तो उनमें उनको आपको पेल्विक या लेग बोन्स की सिर्फ बाकियात नज़र आएंगे। इसी तरह से जो अपेंडिक्स की मैंने बात कर ली और ईयर मसल्स मैन में, तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो कि एंसेस्टर्स में इंपॉर्टेंट थे लेकिन अब उनका कोई ख़ास काम नहीं रहा। लेकिन जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, कि हमारा कि यूनिटी मौजूद है, हमारा एंसेस्टर कहीं ना कहीं पे सेम था, तभी आज तक ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ऑल दो उनका फंक्शन नहीं रहा लेकिन ये मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की। अब कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है कि डिफरेंट क्लासेस के या डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स को आप एम्ब्रियोनिक लाइफ पर जब स्टडी करें, उनको कंपेयर करें तो उसको कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। अब आप डिफरेंट क्लासेस के या स्पीसीज़ के एम्ब्रियोज़ देखें तो आपको उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी नज़र आती है, जैसे कि फ़िशेस हो गई और फ्रॉग, स्नेक, बर्ड्स, ह्यूमंस या बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ आप देखें तो आपको उनमें सिमिलैरिटी नज़र आएगी। जैसा कि गिल स्लिट्स तमाम में मौजूद। अब फिशेस और हैं, फ्रॉग और चीज़ है, स्नेक और है, ह्यूमन बींग्स और हैं, बर्ड्स और हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ देखेंगे तो सब में गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। और जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ इनकी स्टडी करते हैं तो इनमें सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें डिफरेंसेस नज़र ही नहीं आते, हमें पता ही नहीं चलता कि ये किसका एम्ब्रियो होगा। बाद में फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होती है तो चेंजिंग आने लग जाती हैं। अब जो गिल स्लिट्स हैं वो किस में कन्वर्ट जाती हैं? फिशेज में, वो गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ह्यूमन बींग्स में वही यूस्टेकियन ट्यूब बन जाएगी जो कि मिडल ईयर को थ्रोट के साथ अटैच करती है या कनेक्ट करती है। तो इस तरह से जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है ये हमें बताती है कि ये होमोलॉजी है। ठीक है, होमोलॉजी में ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी एक एंसेस्टर से आए हैं। ठीक है, किसी जो सिमिलैरिटी होती है ना कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से, इसको होमोलॉजी कहते हैं। तो ये जो होमोलॉजी है इन स्ट्रक्चर्स में ये हमें बताती है कि ये जो गिल पाउचेस जो हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो मौजूद होते हैं, बाद में फिर ये बेशक चेंज हो जाते हैं लेकिन इनका ओरिजिन जो है ये किसी एक ही एंसेस्टर से हुआ है। उसके बाद फिर हमने बात की थी मोलेकुलर बायोलॉजी की। इसमें हम डीएनए और प्रोटीन्स की बात करते हैं। डीएनए मीन जीन या जीन प्रोडक्ट्स की। अगर आपके पास दो स्पीसीज़ हैं और उनके जो सीक्वेंस है उनके मोनोमर्स का, डीएनए या प्रोटीन के, अगर आप उनके मोनोमर्स देखते हैं उनमें सीक्वेंस सेम है तो इसका मतलब है कि ये किसी एक एंसेस्टर से कॉपी हुआ है। तो ये भी हमें कॉमन एंसेस्टर या यूनिटी ऑफ लाइफ का बताती है मोलेकुलर बायोलॉजी।
जैसा कि जेनेटिक कोड होता है ये तमाम ऑर्गेनिज़म्स में सेम होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे AUG है ये मेथियोनिन को कोड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तमाम ऑर्गेनिज़म्स में AUG मेथियोनिन को ही कोड करेगा। अब जेनेटिक कोड मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तीन नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड कोड होता है। अब AUG तमाम ऑर्गेनिज़म्स में मेथियोनिन को कोड करे, तो इसका मतलब है कि ये किसी एक एंसेस्टर से हमें ये सीक्वेंस मिला है। तो ये यूनिटी है लाइफ में, या हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप बैक्टीरिया या ह्यूमन बींग्स को देखें तो इनमें कुछ प्रोटीन्स आपको कॉमन मिलती हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी प्रोटीन है साइटोक्रोम C, ये तमाम एरोबिक स्पीसीज में मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा एंसेस्टर कहीं ना कहीं पे सेम था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। अब नेचुरल सिलेक्शन किसके ज़रिए होती है? इन्वायरमेंट के ज़रिए, और जो वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है जो चेंज आता है, और वो चेंज इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का मतलब वो विरासत में आगे पॉपुलेशन में या उसके इंडिविजुअल्स में जाता है। अब डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन को भी नोटिस किया था कि जो डोमेस्टिकेटेड मतलब जिनको हम घरों में पालतू जैसे आपके पास जानवर होते हैं, या वो पौधे जिनको आप मतलब घरों में उगा सकते हैं, या आप ये जो क्रॉप्स वगैरह हमारी होती हैं उनको कहते हैं। तो इनकी ब्रीडिंग जो हम करवाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये इन्होंने बाकी स्पीसीज़ मतलब इस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाई है कि अब इंडिविजुअल्स अपनी मर्ज़ी के या डिज़ायर ट्रेड्स के सेलेक्ट कर लिए, और फिर उनमें मतलब उनको ब्रीडिंग स्टॉक के तौर पर सिलेक्ट किया, डिज़ायर ट्रेड्स के जो उनको इंडिविजुअल्स चाहिए थे, और उनकी फिर ब्रीडिंग करवाई और उन्हें अपनी पसंद की जनरेशन मिली। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन खुद बहुत होती है, वो इन्वायरमेंट के ज़रिए होती है, और जो चेंज आ रहा होता है उसके ज़रिए होती है। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हम ग्रो करते हैं फूड के लिए, इनमें इनके वाइल्ड एंसेस्टर्स के साथ कोई ख़ास सिमिलैरिटी नहीं होती। ठीक है, अब वाइल्ड एंसेस्टर्स मतलब इनके एंसेस्टर जो हैं वो वाइल्ड हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती, क्योंकि हमने सिलेक्ट कर लिया होता है इंडिविजुअल, और हम डिज़ायर ट्रेड के इंडिविजुअल को ख़ुद से ब्रीड करवाते हैं। तो यही आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। अब जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के रिज़ल्ट हैं वो आपको बहुत कम टाइम में मिल जाएंगे, लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है ये बहुत अरसे के बाद इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और आपको डाइवर्सिटी भी इसकी वजह से ही मिलेगी। अब आगे आपको बता रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन आपको पता ही है, इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जो कि किसी खास स्पीसीज से बिलोंग करता है और एक ही जगह पर एक ही वक्त में मौजूद होता है। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कोई भी वेरिएशन जो है वो एम्पलीफाई, मतलब वो अगर अच्छी है तो वो बढ़ जाएगी, अगर वो अच्छी नहीं है तो डिमिनिश मीन वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये वेरिएशन वो होती है जो हेरिटेबल होती है, जो विरासत में जा सकती है, जिसका ताल्लुक जीन से होता है। जो अडेप्टेशन या जो वेरिएशंस हेरिटेबल नहीं होती उनका कोई ताल्लुक नहीं है नेचुरल सिलेक्शन के साथ। ठीक है, तो वही अडेप्टेशन आगे जाएंगी जो हेरिटेबल होंगी। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है ये रीजनल होती है और टाइमली होती है, मतलब वक्त के साथ होती है और इलाकाई होती है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं ये आपको पता है कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। तो अडेप्टेशन अगर एक सिचुएशन में यूज़लेस है, हो सकता है किसी और सिचुएशन में वो डेट्रीमेंटल मतलब बहुत ख़तरनाक हो सकता है, एक में उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, यूज़लेस है, लेकिन हो सकता है किसी और सिचुएशन में वो ख़तरे का बायस बन जाए। तो आपको नेचुरल सिलेक्शन की जो एग्जांपल नज़र आती है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में जो क्रिएट हो जाती है। जैसा कि आप एंटीबायोटिक अगर यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, तो कुछ अर्से के बाद आपको दोबारा से वो इन्फेक्शन होगा, वो मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उसका असर नहीं होगा। इसकी वजह क्या होती है कि बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया उस एंटीबायोटिक या उस मेडिसिन के ख़िलाफ़। ठीक है, तो ये नेचुरली हुआ है ना, मतलब ये नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचर ने सेलेक्ट किया है कि ये चीज़ जो है ये ख़तरनाक है, तो इसके ख़िलाफ़ अपने अंदर इस तरह के चेंज ले आओ जो कि फ़ायदा मंद हो आपके लिए। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है वो इंसान अपने हाथ से करवाता है। ठीक है, जैसे कि हमें जो अगर अपने फ़र्ज़ कर लें आपको कोई काऊ इस किस्म की चाहिए जिसका दूध ज़्यादा हो, तो आप वो वाली सेलेक्ट करेंगे ना जिसकी मतलब जिसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और उसको आप ब्रीड करवाएंगे। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। और नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है जिसमें एनवायरनमेंट और जो जीन्स वगैरह हैं वो रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ये बहुत अरसे के बाद इसका असर आपको नज़र आएगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसके असरात बहुत कम टाइम में आपको, या नतीजा जो उसका कॉन्सिक्वेंस है आपको बहुत कम टाइम में देखने को मिलेंगे।